वेलकम टू द ऑल न्यू सेशन ऑफ ट्रू आईएएस। हम लोग बात करते हैं अपनी इस डिस्कशन में अमर्त्य सेन के कैपेबिलिटी अप्रोच के बारे में कि उनकी एक अप्रोच थी पॉवर्टी को लेकर, लेकिन ये अप्रोच कोई नॉर्मल अप्रोच नहीं है। नाम से ही आपको पता लग रहा है कैपेबिलिटी अप्रोच। ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन बने इसकी बहुत कम संभावना है, लेकिन आप ये वाला कंटेंट ना यूज कर कर आ सकते हो एक्स्ट्रा जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में। आई एम रिपीटिंग, अलग से क्वेश्चन बनना इसके ऊपर संभावना कम है, लेकिन आप ये पॉवर्टी वगैरह के ऊपर कुछ आपको अच्छी डायमेंशन लिखनी हो तो आपने जैसे मेरे साथ पढ़ा अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, आप बीपीएल जो है उसका सेंसस मेंशन कर दोगे, और भी इंडेक्सेस जो हमने पढ़े थे आप वो चीज़ मेंशन कर दोगे, आप रिपोर्ट्स मेंशन कर दोगे, तो आप ये एक अमर्त्य सेन जी का कैपेबिलिटी अप्रोच जो है ये इसको भी मेंशन कर सकते हो। ये एक बहुत यूनिक चीज़ है और आपके आंसर में एक बहुत अच्छा फ्लेवर डाल देगी। ठीक है, मुझे सबसे पहले ये बताओ, अमर्त्य सेन जी को जानते हो आप लोग कि कौन है? ये नाम सुना हो कभी कहीं पर अखबारों में या कहीं पर भी? कौन है ये? हाँ, नोबेल प्राइज विनर है, इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, काफ़ी अच्छा लिखते हैं आर्टिकल वगैरह। ठीक है, ये इंडियन इकोनॉमिस्ट और फिलोसफर्स हैं जिन्होंने पढ़ाया भी हुआ है यूके और यूएस जैसी स्टेट्स के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इनके बारे में। हम्म, ये ये हैं अमर्त्य सेन जी। ओके, इनकी बहुत सारी बुक्स भी आती हैं। ठीक है, जिसको कई लोग मतलब काइंड ऑफ मतलब पढ़ते हैं, लेकिन हमें हमारे लिए वो काम की नहीं है। ठीक है, आपको क्योंकि पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद जो होगा तब हम देखते हैं उसको। काफ़ी इनकी फेमस बुक एक ही है, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। इसमें इन्होंने इंडियन कल्चर, हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी के बारे में बताया हुआ है, तो ये चीज़ है। ठीक है, काफ़ी लीडिंग इकोनॉमिस्ट है, नोबेल प्राइज विनर है इकोनॉमिक्स के अंदर, राइट है ना? तो आपने अमर्त्य सेन जी के बारे में देख लिया, जितने लोग नहीं जानते थे। ही इज़ अ नोबेल प्राइज विनर, काफ़ी फेमस पर्सन है। इन्होंने एक दिया कि कैपेबिलिटी अप्रोच। ये कैपेबिलिटी अप्रोच जो थी इन्होंने पॉवर्टी के कंटेक्स्ट में दी, और इन्होंने मतलब काइंड ऑफ दिस अप्रोच वाज पीपल फोकस्ड अप्रोच। क्या है, अभी बात करते हैं इसके बारे में। इन्होंने इस अप्रोच को जो दिया, इन्होंने इस बात पर फोकस करा ये अप्रोच देते हुए कि हमारा मेजर फोकस इस बात पर होना चाहिए जब हम कैपेबिलिटी अप्रोच की बात कर रहे हैं, ऐसा अमर्त्य सेन जी का कहना था। हमें इन्हेंस करना है लोगों के वेलबींग को, उनकी कैपेबिलिटीज़ को एक्सपेंड करके, ताकि वो एक ऐसी ज़िंदगी जी पाए जो उनके लिए एक वैल्यू होल्ड करती हो। यानी कि लाइफ अर्पित ऐसी जिसकी कोई ना कोई सौगंधा वर्थ हो, राइट? यानी कि इसका मतलब इंसान, हम ये कह सकते हैं कि अर्पित भिखमंगों वाली ज़िंदगी नहीं जिएगा, वो परेशान नहीं रहेगा कि थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत वाली ज़िंदगी, है ना? हम ये भी नहीं कह रहे कि उसके पास बहुत ज़्यादा अति हो, मतलब चीज़ें वेस्ट हो जाएं और फिर भी उसके पास मतलब वो जोड़ता चला जाए। लेकिन यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी को एक अच्छा मीनिंग दिया जा सकता है अगर उनके पास अगर उनके पास एबिलिटी है कि वो अपनी लाइफ में अपनी उस कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस कर सकते हैं जो कि उनकी लाइफ को वर्थफाइल बनाए, वैल्यूएबल बनाए। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अभी तक अगर कोई हमसे पूछे फिर उसके बाद शाइनी कि ज़िंदगी को वर्थफाइल कैसे बनाना है, क्या करना है, वैल्यू कैसे ऐड करनी है, तो फिर कोई कहेगा वेलफेयर प्रोग्राम्स लॉन्च कर दो, गरीबों के लिए राशन फ्री कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, है ना? लेकिन ये अप्रोच ना, आशिमा इस बात पे फोकस करती नहीं है, डज नॉट इनकरेज वेलफेयर प्रोग्राम्स। बट ये अप्रोच करती है, ये अप्रोच का मेन मकसद है सशक्तिकरण पे, एम्पावरमेंट पे। यानी कि आप समझ रहे हो, जैसे दिस इज समथिंग लाइक अर्पित, कि आप ये सोचो कल को, जैसे मतलब मान लो कि आप ना मंदिर जाते हो अर्पित, ठीक है? अब आपने ये बोला कि यार मैं ना 100-100 रुपये सबको, भिखारियों को जो बाहर बैठे रहते हैं उनको दे दूंगा। लेकिन फिर आपके दिमाग में एक बात क्लिक होती है अर्पित कि यार ऐसे 100-100 रुपये देने से क्या होगा, ये तो जिंदगी भर मंदिर के बाहर ही बैठे रह जाएंगे। अब आप अगर उनको इनिशिएटिव दिलवा कर के बचपन से उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवा कर के इनकी फीस मैं निकालूंगा, या इनको मैं अच्छे घरों में कुछ काम दिलवा देता हूँ, या कुछ भी जो इनके हिसाब से जो काम हो सकता है मैं इनको वो करवा देता हूँ,
तो क्या आपने उनकी लाइफ में एक मीनिंग, एक वर्थ, एक वैल्यू ऐड नहीं करी है? बताना जरा। रेदर देन कि उनको हर महीने बोलना कि मैं तुम्हें इतने रुपए दे दूंगा, इतना राशन ले जाना, वो ले जाना, इससे कोई वो लोग एम्पावर थोड़ी ना बनेंगे। आप उनके अंदर क्या कर रहे हो, लेकिन एक कैपेबिलिटी डेवलप कर रहे हो कि तुम अपना पैसा, अपनी जिंदगी, अपना लाइफस्टाइल खुद बनाओ, किसी के ऊपर निर्भर ना रहो, डिपेंडेंट ना रहो। बताओ, है कि नहीं? तो कैपेबिलिटी अप्रोच के अंदर ना दो एलिमेंट्स होते हैं। क्या? एक तो फ्रीडम टू अचीव वेलबींग, ये एक प्राइमरी मॉरल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फ्रीडम, किस चीज का फ्रीडम? टू अचीव वेलबींग, ये प्राइमरी मॉरल इंपॉर्टेंस है। और दूसरा, ये जो वेलबींग अचीव करना है ना स्टेज वन के अंदर, वेलबींग शुड बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ पीपल्स कैपेबिलिटीज एंड फंक्शनिंग। यानी कि आप किसी के लिए जब काम धंधा ढूंढने गए हो पे, तो आप उसी के लिहाज से ढूंढोगे ना, उसकी कितनी कैपेबिलिटी है, कहां पर वो लग सकता है, कहां पर आप किसी को लगवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें मतलब मान लो आप कल को 10 मतलब सरकारी डिपार्टमेंट खाली पड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं, आपने एक देखा कि 10% को मैं लगवा सकता हूँ, उनकी मदद ही हो जाएगी, घर परिवार उनका चल नहीं रहा है या कुछ भी हो रहा है, लेकिन वो कैपेबिलिटी के हिसाब से ही लगवाओगे ना आप। वहां पर जरूरत है किसी पर्सन को कुछ टेक्निकल काम करने की, आप आराम से लगवा सकते हो एक कॉल कर कर, ठीक है। लेकिन पर्सन चौथी क्लास पास है, फिर आप थोड़ी ना उस डिपार्टमेंट में लगवा दोगे उस पर्सन को, बताओ, है ना। तो यहां पर कैपेबिलिटीज और फंक्शनिंग पे फोकस करा जाता है कि वेलबींग को भी ऐसे इंश्योर करा जाए कि उस पर्सन की कैपेबिलिटी और फंक्शनिंग के हिसाब से। एज अ रिजल्ट होता क्या है, यहां पर जो है एक प्रोडक्ट निकल कर आता है, और वो प्रोडक्ट होता है डेवलपमेंट। यानी कि रियल सेंस में डेवलपमेंट ऐसे करी जाती है। और ये एक स्टेप नहीं है जैसे किसी को 100 रुपए देकर, 200 रुपए देकर, बताओ जरा अर्पित, वो तो टेम्पररी मदद है ना। लेकिन ये एक प्रोसेस है, ये कोई वन स्टेप मतलब वन स्टेप सॉल्यूशन नहीं है, एक पूरा प्रोसेस है जिसकी वजह से एक ऐसा एनेबलिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा ताकि लोग जो है वो वैल्यूएबल फंक्शनिंग अटेन कर पाए, अचीव कर पाए, और उनके पास फ्रीडम भी हो टू परस्यू व्हाट दे वैल्यू, जिसकी वो कदर कर सके। अब ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए अर्पित, आपने किसी की नौकरी लगवा दी 30,000 रुपए की, वो पर्सन घंटा वहां पर कुछ जानता नहीं है, कुछ भी नहीं जानता, और वो छोड़कर आ गया। तो इसकी मदद से आप एक बार बताओ कि आपने कोई वैल्यू थोड़ी ना क्रिएट करी है फिर, इसका मतलब अगर उसने छोड़ ही दिया वो, है ना। या अगर आपने किसी को शाइनी मान लो 10,000 रुपए भी दे दिए किसी को, एक भिखारी को, इससे क्या वैल्यू क्रिएट हो गई? वो 10,000 रुपए से क्या अपनी जिंदगी बना लेगा? बताओ। अगले दिन वो फिर बैठ गया, शानी ने पूछा कल ही तो मैं तेरे को 10,000 रुपए दिए थे, और बोला मैडम मैं तो पी गया उसकी, आप भी पी लो। तो बड़े सारे लोगों ने लेकिन इस कैपेबिलिटी अप्रोच को क्रिटिसाइज करा है कि ये ना, यहां पर इट इज बीइंग टू इंडिविजुअलिस्टिक, और ये अंडर थ्योराइज्ड, और इसमें क्या है कि इंफॉर्मेशन कुछ कुछ गैप्स अवेलेबल हैं। क्योंकि अर्पित, यहां पर किसी भी चीज को बोलना बेस में कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा थोड़ा हाइपोथेटिकल सा है, एक्सपेक्टेशन बेस्ड है, यहां पर कोई वेल डिफाइंड प्रोसीजर या पाथ नहीं है, होगा कैसे? अब ऐसे अगर डेवलपमेंट क्रिएट करनी है लोगों की कैपेबिलिटीज और फंक्शनिंग के हिसाब से, उनकी वेलबींग को हमें सुनिश्चित करना है, लेकिन इसके लिए कोई एक प्रोसेस नहीं है ना सामने। अमर्त्य सेन जी ने प्रोसेस दिया नहीं। अब पता क्या होता है, ये भी चीज आपने देखी होगी आप सब लोगों ने, ये जो नोबल लॉरिएट्स होते हैं, जो नोबल प्राइज विनर्स होते हैं, सुगंधा, देखा ना शनि, इनकी बातें भी कभी कभार थोड़ी सी जैसे होती है, जैसे ये भी बोला जाता है ना कि बहुत ज्ञानी पर्सन भी जब कुछ बातें करे ना तो वो भी बेवकूफ लगता है, नहीं? ज्यादा होशियार पर्सन भी बहुत होशियारी वाली बातें करे तो वो आम लोगों के पल्ले पड़ती नहीं है। तो या तो आम आदमी बेवकूफ है या समझाने वाला बेवकूफ है। उसके बाद सेन इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी, मतलब ये अमर्त्य सेन की बात चल रही है, इनके नाम पर एक पूरा पूरा इंडेक्स है पॉवर्टी का। इट इज डेवलप्ड बाय नोबल प्राइज विनर को लॉरेट भी कहते हैं, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। 1976 में ये डेवलप करा गया था इंडेक्स। यहां पर ये देखा जाता है पॉवर्टी किस हद तक है, एज वेल एज सॉरी, देश में इनइक्वालिटी कितनी है, लेवल ऑफ इनइक्वालिटी कितना है। ये तीन एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। एक तो हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो क्या होता है, जल्दी मेरे को फटाफट बताओ, हमने पढ़ रखा है इसके बारे में। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन
बिलो पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी गैप इंडेक्स के ऊपर ये बेस्ड है एंड गिनी कोफिशिएंट। डोंट वरी, ये गिनी कोफिशिएंट और पॉवर्टी गैप इंडेक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। मैथमेटिकली इसकी कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से होती है, S इज इक्वल टू एच आई प्लस 1 माइनस आई जी। ये यहाँ पर S क्या है, सेन इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी इज इक्वल टू हेड काउंट रेशियो, ठीक है, विच इज मल्टीप्लाइड बाय पॉवर्टी गैप इंडेक्स प्लस 1 माइनस पॉवर्टी गैप इंडेक्स इनटू गिनी कोफिशिएंट। थ्योरेटिकल है, इकोनॉमिकल है, साइंटिफिक है, एक कैलकुलेटरी मेथड है। हम इस चीज़ से कुछ वाकिफ नहीं रखते बिकॉज जीएस के हिसाब से जितना हम पढ़ रहे हैं उतना मोर देन नफ है। हमारा कोई इकोनॉमिक्स ऑप्शनल नहीं है, ठीक है, कि हम इसको रखें, नेवर एवर। उसके बाद एक चीज़ और है, एक कंसेप्ट और देखने को आपको मिलेगा, रैंडमाइज कंट्रोल्ड ट्रायल। इकोनॉमिक्स लॉरिएट जो 2019 के जो थे, अभिजीत बनर्जी, एस्टर डफलो एंड माइकल क्रेमर, इनको माना जाता है कि इन्होंने ये डेवलप करा था आरसीटी, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, के वेरियस जो पॉलिसी इंटरवेंशन चल रहे हैं ना, मतलब देश में जितनी भी स्कीम, पॉलिसी, संस्थाएं, कुछ भी जो काम कर रहा है गरीबी को मिटाने की दिशा में, आई रिपीट, कुछ भी पॉलिसी, स्कीम, इनिशिएटिव, कुछ भी चीज काम कर रही है पॉवर्टी को मिटाने की दिशा में, तो वो किस हद तक पॉवर्टी को एलिवेट कर पाई है, वो स्कीम जब इंप्लीमेंट हुई तो उनकी इफेक्टिवनेस कितनी, वर्थ कितनी है, क्या कुछ उससे कुछ असर हुआ भी है या फिर नहीं हुआ है, इस चीज को देखना। ये जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, ये एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसको डिजाइन करा जाता है टू आइसोलेट द इन्फ्लुएंस डेट अ सर्टेन इंटरवेंशन और वेरिएबल हैज ऑन एन आउटकम और इवेंट। यानी कि यहां पर ये देखा जाता है कि कोई एक पॉलिसी लॉन्च जो करी हुई है, यहां पर हम उस पॉलिसी को ये देखते हैं कि उसकी इफेक्टिवनेस कितनी आई है। और यहां पर क्योंकि ये चीज पॉवर्टी से रिलेटेड है, हम पॉवर्टी के चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में ये देखा जाएगा, रैंडमली किसी भी एक इंडिकेटर को निकालकर या किसी भी एक रैंडमली किसी एक पॉलिसी को निकालकर कि इस फलानी पॉलिसी जिसका नाम है XYZ पॉलिसी, इसने गरीबी को किस हद तक दूर करा है, क्या उस चीज में इफेक्टिव है क्या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसर्चर जिसको ये लगता है कि जो इफेक्ट है ऑफ एम्प्लॉइंग मोर टीचर्स इन स्कूल, इसका बच्चों की लर्निंग आउटकम्स पे असर होगा, फॉर इंस्टेंस, तो यहां पर एक RCT मेथड कंडक्ट करा जा सकता है इस आंसर को पता लगाने के लिए कि क्या एक पर्टिकुलर स्कूल के अंदर बच्चों को ज़्यादा टीचर की ज़रूरत है, क्या इनको एम्प्लॉय कर कर बच्चों का लर्निंग आउटकम बढ़ सकता है या फिर नहीं बढ़ सकता, जितने टीचर चल रहे हैं उससे स्कूल का रिजल्ट अच्छा आ रहा है। क्योंकि आप नाम देखो, इसमें कुछ आपको नहीं झंझट नहीं पालनी है, इसमें बस यही नाम है कि रैंडम तरीके से एक कोई भी कहीं पर भी एक सर्वे या फिर एक स्टडी कंडक्ट हो जाती है। बस दो वेरिएबल्स को, दो फैक्टर्स को देखते हुए कि फैक्टर ए और फैक्टर बी है, इस फैक्टर ए को अगर ला दिया जाए तो इसका बी के ऊपर क्या इफेक्ट निकलेगा, क्या बी बूस्ट हो जाएगा या फिर बाउट डाउन हो जाएगा। उसके बाद बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का जो था, उसने इंट्रोड्यूस करा कंसेप्ट ऑफ बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स एंड इट हैज हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेस टू बेयर नेसेसिटीज। बेयर क्या होता है, बेयर मीन्स मिनिमम इतना तो होनी चाहिए। नेसेसिटीज क्या है हाउस होल्ड्स की, हाउसिंग, वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन कुकिंग फ्यूल, जो कि एक हाउस होल्ड्स के सभी मेंबर्स जो हैं वो कंज्यूम करते हैं। 26 इंडिकेटर्स को यूज करके, जो कि 5 डायमेंशंस के ऊपर बेस्ड होता है, उसके बेसिस पर इसको 26 इंडिकेटर्स प्लस विच आर बेस्ड ऑन 5 डायमेंशंस, इससे कैलकुलेट कर होता है बेयर नेसेसिटी इंडेक्स। तो ये 5 डायमेंशंस क्या है, पहले तो ब्रॉडली डायमेंशन, यानी कि ये 5 होती हैं डायमेंशंस। इन 5 डायमेंशंस के बेसिस पर कुछ टोटल 26 इंडिकेटर सिलेक्ट करे जाते हैं। तो 5 डायमेंशंस हैं क्या, पानी, सैनिटेशन, हाउसिंग, माइक्रो एनवायरमेंट फैसिलिटीज एंड अदर फैसिलिटीज। इसके बेसिस पर अलग अलग चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, क्या वो गैस सिलेंडर उनके पास अवेलेबल है या फिर अभी वो चूल्हे पर गाय के कंडों को यूज़ करके, लकड़ियों को यूज़ करके उससे खाना बनाती हैं, क्या क्या कहते हैं चूल्हे पर। पानी जो है वो साफ़ सुथरा आता है कि नहीं आता, ठीक है, क्या घर पे जो टैप वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटी है वो अवेलेबल है कि नहीं है,
साफ़ सफाई का कितना ख्याल है, घर पे बाथरूम वगैरह टॉयलेट्स वगैरह की फैसिलिटी बन रखी है कि नहीं बन रखी है, बिजली कितने घंटे आती है, उसके बाद घर में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, इन सब के बेसिस पर मतलब ये वाली चीज़ें देखी जाती है। ठीक है, इंजेक्शंस कितने लगवाए गए हैं, घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं पोलियो की बूंद उनको पिलवाई गई है कि नहीं पिलवाई गई है, इनके बेसिस पर कि बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स जो है इसको निकाला जाता है कि बेसिक मिनिमम नेसेसिटीज़ क्या देश में एक पर्टिकुलर परिवार के पास है या फिर नहीं है, एक पर्टिकुलर एरिया में है या फिर नहीं है, एक पर्टिकुलर रीजन में है या फिर नहीं है। इससे जब सरकार को पता लगता है तो सौगंधा वही वाली बात घुमा फिरा कर हर एक टॉपिक में आ जाती है कि सरकार के पास जब ये वाला डेटा आएगा तो सरकार फिर ज़्यादा अच्छी तरीके से इस स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर सकती है, या फिर उस रीजन में अगर अभी तक कोई स्कीम नहीं थी उस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए तो उसको इंट्रोड्यूस करा जा सकता है, उसको लॉन्च करा जा सकता है। ऐसी बातें जब इकोनॉमिक सर्वे में आती है ना, ये होते हैं एक अलग से जो टॉपिक होते हैं जिसके लिए स्टैटिक पोर्शन का हमें ज्ञान नहीं चाहिए होता है, ये हमें बातें खींचनी होती हैं, बाकी तो सारी बातें स्टैटिक पोर्शन से कनेक्ट होती हैं। जैसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 में यूबीआई की बात करी गई थी, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ठीक है, ये कंसेप्ट लेकिन फिर ये कहता है कि मिनिमम इतनी इनकम सबके पास होनी चाहिए। अगला कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपको ये पता लगेगा हम जो इतनी फैसिलिटीज करते रहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ जरा सौगंधा, कि इतनी फैसिलिटीज जब हम ये कहते हैं कि इसमें कुछ ना लूप होल्स रह जाते हैं जब सब तक फैसिलिटीज पहुंच ही नहीं पाती हैं। ठीक है, मान लिया अगर वो नहीं पहुंच पाती हैं तो हम क्या सरकार को ये बोल सकते हैं कि इतने पैसे ट्रांसफर कर दो तुम सबके अकाउंट में, वो खुद खरीद लेंगे जो खरीदना है, तो मिनिमम पैसे इतने तुम वो कर दो, ट्रांसफर कर दो। तो ये देखा जाता है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम मतलब देश की जितनी भी आबादी है क्या उसको महीने के बेसिस पर, क्वार्टरली के बेसिस पर, हाफ ईयरली के बेसिस पर या ईयरली के बेसिस पर क्या कुछ मिनिमम बेसिक इनकम मिलनी चाहिए क्या, अपार्ट फ्रॉम ऑल द वेरियस पॉलिसी स्कीम्स और इंटरवेंशंस, या फिर नहीं मिलनी चाहिए? क्या क्या सिर्फ पैसे ही दे दिए जाए और सारी स्कीम्स को बंद कर दिया जाए, या फिर इसको यूबीआई को हमें देखना चाहिए एज एन ऑल्टरनेटिव टू द एग्जिस्टिंग स्कीम्स कि वो भी चलती रहे, या फिर उनको बंद करके हमें मिनिमम इनकम देनी है? ये आइडिया कितना रियल है या कितना फेक है, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।